नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के अंदर बार बार आते रहते हैं, आइए उन सभी की अपन चर्चा करते हैं। इनमें से पहला प्रश्न देखिए किस तरीके से बनता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका संख्या 441/2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 7 गुना 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों का दो तीन तरीके से पूछ जाता है। एक तो आप लोगों को पूछ लेगा कि दशमलव प्रसार किस तरीके का है। दूसरा आप लोगों को पूछेगा बताइए संख्या किस प्रकार की है, शांत होगी या अशांत होगी। तीसरा टाइप का आपका पूछ लेता है बताइए अगर ये संख्या शांत होगी तो इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। तो उन सभी के प्रश्नों के अपन यहाँ पे उत्तर देने वाले हैं। तो देखिएगा प्रश्न के उत्तर किस तरीके से अपन देंगे। आइए देखिए, 400 इस वाली संख्या को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं 441/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या कि ये दशमलव प्रसार किस तरीके का होगा। तो देखिए, अगर आपको दशमलव प्रसार चेक करना है तो उसका सीधा सा सिंपल सा इलाज है। अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए, अगर उसके गुणनखंड हर के गुणनखंड अगर आपके पास में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर n के रूप में है, तो उसका जो दशमलव प्रसार बनेगा शांत बनेगा। ठीक है, और शांत के अंदर कितने अंकों के पश्चात उसका दशमलव बिंदु लगेगा या कितने अंकों तक उसका दशमलव प्रसार बनेगा, वो डिपेंड करेगा इनकी पावर के ऊपर। जितनी इनकी अधिकतम पावर होगी उतनी ही अधिकतम पावर के ऊपर उसका दशमलव बिंदु लगेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिएगा। अब चूंकि मैं इसको देख पा रहा हूं कि 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। अगर मुझे संख्या का दशमलव प्रसार बताना है तो यहाँ पे कबाब में हड्डी आपका बन रहा है 7 की पावर 2। तो सबसे पहले मुझे ये टेस्ट करना है कि अगर ये 7 की पावर 2 कहीं हट तो नहीं रहा। अगर ये हट रहा है तो इसका मतलब अपन उसका दशमलव प्रसार बता पाएंगे, शांत होगा या फिर अशांत होगा। लेकिन अगर दशमलव प्रसार आपको बताना है तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। अगर ये हट नहीं रहा है तो अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, इन दोनों के अतिरिक्त अगर हर के अंदर कोई संख्या आ रही है तो आप लोग निस्संदेह उसको बता देना कि संख्या आपकी अशांत बनेगी। लेकिन अगर ये हट गया तो फिर आपकी अशांत नहीं बनेगी, क्या पता आपकी शांत बन जाए। तो उसके लिए आपको टेस्ट करना है। सबसे पहले इसको, अगर मैं इसको बिना काटे देखता हूं तो मैं इसको कहूंगा कि ये संख्या मेरे पास कैसे बनेगी, अशांत। लेकिन अगर मैं इसको काटता हूं तो क्या पता ये शांत बन जाए। देखिए किस तरीके से बनेगी। जब मैं 7 की पावर 2 को हटाता हूं तो 7 की पावर 2 इससे जब काटूंगा तो ये आप लोगों को कटता है 9 बार। तो ये आप लोगों के पास में बन जाएगा कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास में 9/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7। 7 की पावर 2 का मतलब 49, 447 से कट जाएगा आपका 9 बार। अब देखिए आगे नीचे हर के अंदर देखता हूं तो हर के अंदर मैं पा रहा हूं कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तीसरी संख्या नहीं है तो ये डेफिनेटली आपकी संख्या बनेगी, वो शांत बनेगी। अब शांत के अंदर आपको पूछेगा बताइए कितने अंकों के पश्चात आपका दशमलव लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अधिकतम पावर आप लोग देख लीजिए कितनी बन रही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि इस 5 की पावर 7 आप लोगों के पास में आ रही है। तो निस्संदेह आप लोग बताना कि 7 अंक छोड़ के या फिर आपका जो दशमलव बिंदु लगेगा वो 7 अंक छोड़ के लगेगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करूंगा तो आगे हो जाएगा 9/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7। अब देखो यहां से 2 की पावर 5 है, यहां से 5 की पावर 7 है। तो यहां से ये संख्या तो आपकी शांत बन चुकी है। अब दशमलव प्रसार बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो 5 की पावर 7 अधिकतम 7 है, तो इस पे भी आपको अधिकतम पावर 7 लगानी है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 पावर कम पड़ रही है तो यहां से मैं करूंगा 2 की पावर 2 ऊपर गुणा करवा दूंगा और 2 की पावर 2 मैं यहाँ पे नीचे गुणा करवा दूंगा। तो देखिए अब आपका किस तरीके से बनेगा। अब आपका किस तरीके से बनने वाला है, ये बनेगा 9 गुणा 4। 2 की पावर 2 का मतलब 4 से गुणा करवा दिया है। अब देखो आधार समान होता है, गाते जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर आपका बना 7, इधर बना 5 की पावर आपके पास बना 7। अब इसको मैं खोल सकता हूं। 9 चौक आपका बना ऊपर 36 और बट्टे के अंदर देखो मैं इसको क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, ये लिख दूंगा 5 या फिर ऐसे लिख दो
2 गुणा 5 की पावर में 7। एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला आपका कुछ यूं था कि a की पावर m डॉट b की पावर m बराबर आपके पास होता था a डॉट b की पावर m। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब देखिए इसको आगे मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूं तो ये आता है 36 बटे में 5 को 2 से गुणा करवाऊंगा तो कितना आएगा 10, और 10 की पावर कितनी आ गई है 7। तो इसको और सोल्व करता हूं तो ये आता है 36 बटे के अंदर कितना आता है 7 जीरो यहां पे लगा दो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हैं। अब देखिए जब मैं इस बट्टे के अंदर 10 की पावर 7 है, इसको जब मैं हटाता हूं तो सीधे सिंपल से अपन करते हैं, ऊपर 7 अंक छोड़ के अपन दशमलव लगाते हैं, तो 7 अंक छोड़ के लगाऊंगा जिनमें से 2 अंक तो मेरे पास मौजूद है, 2 अंक तो मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पास कमी पड़ी है 5 अंकों की, तो 5 अंक में और लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसके 36 के आगे मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दूंगा 0 ऐड कर दूंगा, और 7 संख्या बना के मैं यहाँ पे पॉइंट रख दूंगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा। देखो किस तरीके से 2 अंक तो पहले से थे, मेरे को बनाने हैं 7, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपका 36। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने अंक आ गए हैं आपके पास में 7, और मुझे 7 अंक छोड़ के लगाना था, तो यहाँ लिख दूंगा 0 लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ये लीजिए मेरा जो दशमलव प्रसार था ये कैसा आ गया है, शांत प्रकृति का आ गया है। बात यहां तक समझ में आई होगी। अर्थात एक ही प्रश्न से आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोलेगा बताइए दी गई संख्या आप लोगों को किस प्रकार से बनेगी, शांत बनेगी या अशांत बनेगी। अगर आपके बट्टे के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या है तो वह आपकी बनेगी अशांत। लेकिन पहले ये टेस्ट कर लीजिएगा कि वो संख्या कहीं पे कट तो नहीं रही है। अगर कट जाएगी, कटने के बाद में अगर 2 5 बचा तो वह जो संख्या है आपकी शांत बनेगी, और आपको बोलेगा कि बताइए इसका जो प्रसार है कितने अंकों तक बनेगा। तो जितनी अधिकतम पावर होगी, चाहे वो 5 की हो चाहे वो 2 की हो, उतने ही अंकों का वो क्या बनेगा, प्रसार खोलेगा। जैसे यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी थी 7, तो देखिए यहाँ पे 7 अंक छोड़ के दशमलव आप लोगों का आया है। अब इन दोनों की आपको पावर्स बराबर बनानी है, तो जितना कम पड़े उतना ही ऊपर नीचे गुणा करवा देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि 48 में 64 का एचसीएफ क्या होगा। चाहे तो आपको एचसीएफ पूछ सकता है, चाहे तो आपको एलसीएम पूछ सकता है। अगर इसी संख्या का अगर आपको एलसीएम पूछे तो दिए गए दोनों पूर्णांकों को आपस में गुणा करवा देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछता है तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास में 2 विधियां होती हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, एक होती है आप लोगों के पास में अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो आइए अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मैं आपको इस प्रश्न को समझाता हूं, गौर से समझिएगा। देखो सबसे पहले आपको लिखना है इधर 48 लिखना है, इधर आपको लिखना है 64, ठीक है। अब दोनों के आपको अभाज्य गुणनखंड करते जाना है। सबसे पहले मैं इसके करता हूं, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 आता है तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरी तरीके से जाता है, तो मैं यहां से भाग लगाऊंगा 2 का। देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 छके 12, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 तिया 6, फिर देखो यहाँ पे 3 आ गया है, तो 3 आ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग लगाते हो, सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है सबसे पहले और सबसे छोटी, आपके पास में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, इसी तरीके से क्रम आपका आगे तक चलता जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं भाग लगाऊंगा 3 का, और 3 एकम 3। अब इसके गुणनखंड लिख लीजिए। 48 के गुणनखंड मेरे पास होंगे हैं 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4, 2 कितने बार आ रहा है 4 बार, और इधर लिख दिया मैंने 3। अब इसके गुणनखंड करता हूं, इधर लिखूंगा 2, 2 का भाग लगाऊंगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 अंटे 16, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 चौके 8, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाऊंगा, 2 एकम 2 तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके भी अपन फैक्टर लिख लेते हैं। 64 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 की पावर 6। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे कि इधर लिखना आराम से 48, 64 का क्या निकालना है आप लोगों को, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 48 और 64 क्या निकालना है, एचसीएफ।
अब गौर लगा के ध्यान से समझिएगा एचसीएफ निकालने का जादुई ट्रिक। देखो यहां से आपको पावर्स देखनी है। पहले तो ये वो नंबर छांटो जो दोनों फैक्टरों के अंदर मौजूद हो, तभी आपका एचसीएफ निकलेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखो ऐसा मैं देखता हूं तो यहाँ पे केवल मेरे पास एक ही नंबर है 2 जो कि दोनों के अंदर मौजूद है, तो डेफिनेटली वही आप लोगों का एचसीएफ निकलेगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसकी अधिकतम पावर कितनी कॉमन आ रही है। गौर लगा के समझिएगा, यहां से 2 की पावर 4 है, यहां से 2 की पावर 6 है, तो दोनों के अंदर आज कितनी पावर रही है। तो यहां से मैं देखता हूं 2 की पावर 4, यहां से देखता हूं 2 की पावर 6, तो 4 आपका कम है 6 से, लेकिन इस 6 के अंदर आप लोगों का 4 तो समाहित है ना, क्योंकि गिनती 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद में 5 6, तो इसके अंदर 4 तो घुसा हुआ है ही पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 दोनों के अंदर आप लोगों का कॉमन आ रहा है, तो यहां से लिखूंगा मैं 2 की पावर 4। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? और कोई भी संख्या इन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। अगर इन दोनों के अंदर अगर और कोई मौजूद होता जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता तो मैं यहाँ पे लिख लेता। और अगर पावर वाली समस्या है तो पावर वाली यहाँ पे आपको देखनी है कि वह नंबर वह पावर आपको छाटनी है जो दोनों के अंदर आप लोगों की प्रेजेंट हो। एक के अंदर प्रेजेंट हो के नहीं चलेगा, दोनों के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा 2 की पावर मैंने 4। अब 2 की पावर 4 को तुम लोग ब्रेक कर लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आपके पास में एचसीएफ इन दोनों का कितना आ गया है? 16। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है, दिया है ये चीज, तो आपको बोला गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया गया है कि एचसीएफ 603 चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके पास एचसीएफ 306,657 बराबर 9, ये एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, ये दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम। यहां से 1% आना आपका 100% तय होता है। हर बार बोर्ड के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है ये वाला। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को बनाते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको दी गई है 4 चीजें, 1 2 3 4। ये ए और बी क्या है? ए और बी वो 2 संख्या हैं जिनका हमारे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, और ये एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का रोल प्ले कौन कर रहा है? ए की जगह पे काम कर रहा है 306 और बी की जगह काम कर रहा है 657। तो ये कह रखा है इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया गया है? 9। ठीक है, ये दोनों संख्या आपकी ये हो गई है और इनका एचसीएफ आपके पास में 9 दिया गया है। अब बोल रहा है कि एलसीएम निकालो। क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। दी गई वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले के अंदर सेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, ए की जगह पे कितना रखूंगा? 306 गुना बी की जगह पे कितना रखूंगा? 657 बराबर एलसीएम की जगह पे एलसीएम और इंटू एचसीएफ की जगह कितना रखूंगा मैं? 9। मुझे क्या निकालना है? एलसीएम, तो एलसीएम यहां रहेगा और इधर लिख देता हूं, तो यहां हो जाएगा 306 गुना 657 और इस 3 का मैंने भाग, इस 9 का मैं भाग लगा दूंगा और इधर होगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब 9 से इस वाले को काट लेता हूं, तो ये होगा कितनी बार कटेगा? 34 बार कट जाएगा शायद, 34 गुना 657। ठीक है, बराबर एलसीएम। अब देखिए इन दोनों को गुणा करवाता हूं तो मेरे पास आएगा एलसीएम बराबर 22,338। 22,338। उम्मीद है कि आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। मैंने क्या किया है, इस 9 को 306 से काट दिया, 34 बार कटा और यहाँ पे 657 बचा हुआ था, 34 को मैंने 657 से गुणा करवा दिया, तो मेरे पास आया 22,338, जो कि इसका क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। यहां से प्रश्न हर बार पहुंच जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पे आपका चाहे तो √2, चाहे तो √3, चाहे तो √6, चाहे तो √5, चाहे तो √7, कोई भी संख्या आ जाएगी, बोलेगा आपको कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करो। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज सिद्ध करनी है तो इसके अपोजिट आपको लेके चलना है।
तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो मैं लेके चलूंगा इसको परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले इसमें क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको आगे जब मैं स्टेप लिखूंगा तो आपको दिक्कत नहीं हो। देखो अगर 2/6 है, 2 या फिर 2/4 है, तो 2/4 के लिए अगर मैं इसको परिमेय संख्या बोलूं कि ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अब तक अपन लोगों ने पढ़ के आए थे कि ऐसी संख्या जिसमें हर का मान अगर आप लोगों के पास में 0 नहीं है तो वह आपकी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसकी परिभाषा आगे और भी है कि अगर ये दोनों अगर आपके पास में परिमेय संख्या है तो पहली बात तो ये कि उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों के अंदर कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। अब देखिए एक के अलावा मतलब इस संख्या के अंदर ऊपर नीचे वाले में केवल और केवल आपका एक का ही भाग जाना चाहिए, एक ही उसमें कॉमन आना चाहिए, और कोई दूसरी संख्या आ गई तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं रहेगी, अपरिमेय संख्या के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो इस वाली संख्या का अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो इस संख्या के अंदर मैं चाहे जितना जोर लगा लो, इस संख्या के अंदर एक के अलावा और किसी की संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो मतलब इस संख्या के अंदर केवल और केवल उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो केवल और केवल कितना आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। अब मैं इस संख्या को परिमेय संख्या बोल सकता हूं, लेकिन इस वाली को परिमेय संख्या बोलना उचित नहीं है। ठीक है, मतलब जहां तक संख्या सोल्व हो सकती है उसको वहां तक पहले सोल्व करो, उसके बाद में चेक करो कि परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे यही संख्या है कि √2 आपकी अपरिमेय संख्या है, तो इसको सबसे पहले मैं परिमेय संख्या सिद्ध करूंगा। तो देखिए परिमेय संख्या मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको परिमेय संख्या लेके चलूंगा। अगर लास्ट तक ही परिमेय संख्या आ रही है तो मैं कह दूंगा कि किताब वाला झूठ बोल रहा है, अपने द्वारा माने की कल्पना सही हो जाएगी। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या मैंने ऊपर सिद्ध करना है और मैं इसको लेके चल रहा हूं परिमेय संख्या, लेकिन मेरी कंडीशन लास्ट में जाते जाते फेल हो जाती है, तो मैं मानूंगा कि किताब वाला सही कह रहा है और मेरी मानी गई कल्पना गलत हो जाएगी। देखिए किस तरीके से बनाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा माना √2 एक परिमेय संख्या है, गौर लगा के समझते जाना। परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिखूंगा √2 बराबर a/b। अगर ये परिमेय संख्या हुई तो a/b के रूप में लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने यहां पे भी थोड़ी देर पहले लिखा था। यहां पे लिखूंगा जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये बात आपको लिखनी है कि a और b में इस वाले के अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b सहभाज्य पूर्णांक है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 2/4, इस वाले को परिमेय संख्या बोलना थोड़ा सा अनुचित रहेगा, इसको मैं काट देता हूं 1/2। इस वाले को मैं परिमेय संख्या बोल दूंगा क्योंकि इसके अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब देखिए आगे, अगर लास्ट तक मैं इसको चला के लेके जा रहा हूं और इसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आता, मतलब ये लास्ट तक अकेला एक ही रहता है, तो मैं बोल दूंगा कि ये किताब वाला झूठ बोल रहा है और √2 होती है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसके अंदर एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड आ जाता है तो मैं कहूंगा कि किताब वाला झूठ बोल रहा है, सॉरी, हम लोगों ने कल्पना जो मानी है वो गलत मानी है और किताब वाला आपका सही कह रहा है। अब मैं लिखूंगा कि अब देखो √2 बराबर a/b मैंने लिख दिया है। अब मैं इसका वर्ग करूंगा। वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करूंगा तो ये होगा 2 बराबर a² अपॉन b²।
ठीक है, यहां से अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 बन गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर b का अपॉन b स्क्वायर। वज्र गुणा करवाऊंगा, वज्र गुणा करवाते ये आप लोगों का बनेगा, ये आप लोगों को इधर से बन जाएगा क्या 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इधर से वज्र गुणा करवाए तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या बात लिखने वाला हूं जरा ध्यान से समझना। जैसे आप लोगों ने सीखा था यहां पे मैं लिखा 2x बराबर 4, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दी गई इक्वेशन के अंदर 2 का भाग लगाने पर, क्योंकि मुझे x का मान निकालना होता है तो मैं इसके अंदर भी 2 का भाग लगाऊंगा, इसके अंदर भी 2 का भाग लगाऊंगा, तो ये आएगा x बराबर मेरे पास कितना 2। ऐसा ही तो तुम लोग करते हो। इसका मतलब अगर इस संख्या के अंदर, अगर इस संख्या के अंदर 2 का भाग लग रहा है तो इस संख्या के अंदर भी कितने का भाग लगेगा 2 का। ये गणित का रूल है, ठीक है, कि कोई भी संख्या अगर गुणा होती है तो समान मतलब दोनों साइड गुणा होती है, अगर भाग लगता है तो दोनों साइड लगता है, और अगर गुणा होती है तो दोनों साइड होती है, जुड़ती है तो भी दोनों साइड ही जुड़ती है, तो समीकरण के अंदर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वाले के अंदर मैंने 2 का भाग लगाया तो इस वाले के अंदर भी 2 का भाग लगेगा। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहां से अगर ये वाली संख्या पे 2 से गुणा है तो ये संख्या 2 से विभाजित तो बनेगी ना। जैसे मैंने लिखा 2x बराबर 4, तो इस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो इस संख्या के अंदर भी तो 2 का भाग जाएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इस वाले को लिखूंगा, इस वाले को लिखूंगा कि यदि b स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। ये ठीक है, यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले किया है। अब मैं लिखूंगा तो अब यहां से देखना, यदि तो b 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। कैसे, इस वाली बात को समझना। जैसे मैंने लिखा 10 का स्क्वायर बटे में 10, या फिर यहां पे दूसरी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2। यदि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब 100 अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 100 अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका आंसर आ रहा है 50। यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो कोई संख्या, जो ये संख्या है ये भी तो 2 से विभाजित होगी, कितना आएगा आपके पास में आंसर 5। यदि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या बिना स्क्वायर भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। ये वाली ही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या का बिना स्क्वायर, मतलब वो बिना स्क्वायर के वह संख्या दी गई संख्या से भी क्या होगी, आपकी विभाजित होगी। मैंने ये चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख के समझाई। अब देखो आगे, इतना होने के बाद ध्यान से समझना, यहां से देखना। अब फिर मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां से लिखूंगा यहां से, ठीक है। अब मैं लिखूंगा माना a बराबर 2c, a बराबर 2c। अब इस वाली बात को थोड़ा गौर लगा के समझ लेना। a बराबर 2c, यहां इस वाले a बराबर मैंने 2 से मान लिया है। सपोज कर लो अगर आपके पास में 3 हो तो आप लोग a बराबर 3 से मान लोगे, अगर यहां पे 5 हो तो a बराबर 5 से मान लोगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। यहां जो संख्या होगी वो इस वाली संख्या को बताएगी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखो आगे, a बराबर 2c, मैं क्या करूंगा, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करूंगा तो ये संख्या आपके पास में बनेगी a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। इस वाले का मान यहां से उठाऊंगा और यहां पे रखूंगा, ठीक है। यहां लिखूंगा a स्क्वायर का मान रखने पर, a स्क्वायर का मान रखने पर ये वाला मान उठा के यहां रखा हूं, ठीक है। इससे आएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मान कितना है 4c स्क्वायर, ये लो 4c स्क्वायर।
इसको काटो, इसको मैंने काटा तो काटूंगा 2, इससे कट जाएगा तो ये आएगा बी स्क्वायर बराबर आपके पास में आएगा 2 बी स्क्वायर बराबर आएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मैंने बात लिख दी है, बी को मैंने इससे काट दिया है। अब देखो यहां से, अब यहां से क्या लाइन लिखने वाला हूं, वो की वो ये की लाइन आ जाएंगी, यहां से जो मैंने बातें लिखी है वो की वो यहां आएगी। क्या लिखने वाला हूं जरा ध्यान से समझना, यहां लिखूंगा सी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है तो सी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो सी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, सी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। सेम प्रोसेस ये वाली। अब आगे क्या लिखूंगा ध्यान से समझना, सी 2 से विभाजित होता है तो सी 2 से विभाजित होता है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहां से देखो, यहां से मैं क्या किया है, फिर से वही चीज लिख के समझा देता हूं। 2x बराबर मैं लिख देता हूं 4। अगर x आपका 2 से विभाजित हो रहा है तो 4 भी कितने से विभाजित होगा आपका 2 से। मतलब इस वाले के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो इस वाले के अंदर भी आपका 2 का भाग जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, सी स्क्वायर, जैसे मान लो कि 10 का स्क्वायर के अंदर अगर आपका 2 का भाग जा रहा है तो 10 के अंदर भी आपका कितने का भाग जाएगा, 2 का। मतलब किसी संख्या के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो किसी संख्या के अंदर भी क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा, लेकिन होनी चाहिए वो की वही संख्या। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से मैं क्या क्या देखता हूं, गौर लगा के समझिएगा, बहुत काम की चीज है। यहां से कह रखा है कि a भी 2 से विभाजित होता है, मतलब a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। यहां कह रहा है b भी 2 से विभाजित होता है, लेकिन ऊपर अपन ने क्या माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसमें a और b एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां पे देखो एक के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और b के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। मतलब यहां से लाइन लिखूंगा मैं, यहां से क्या लिखूंगा, क्योंकि यहां a और b में एक के अलावा 2 गुणनखंड आ रहा है। अपन ने कल्पना मानी थी ना कि केवल एक ही गुणनखंड है, लेकिन यहां तो 2 भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और बी के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, तो एक गुणनखंड और तो आ गया। तो यहां से मैंने लिखा a और b में एक के अलावा 2 गुणनखंड आ रहा है। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है तथा √2 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ये √2 एक सदैव कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। वापस से समझ लो एक बार इसको, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आप लोगों का रिपीट होता जाता है। यहाँ पे क्या था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, अपरिमेय संख्या दी गई है तो इसको उल्टा कर लेके चलना है कि √2 को एक परिमेय संख्या मान के चलनी है। तो मैंने माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने लिखा √2 बराबर a/b, क्योंकि किसी भी संख्या जो आपकी परिमेय संख्या होती है इसको मैं a/b के रूप में लिख सकता हूं। तो फिर मैंने लिखा कि b, जहां b का मान आपका 0 नहीं होता तो वही आपकी परिमेय संख्या होती है। अब देखो a और b में एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b कैसी संख्या है आपकी पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या हो गई है। अब मैंने क्या किया है, दोनों साइड वर्क कर दिया, क्योंकि मुझे इस अंडर को हटाना है। अंडर हटेगा तभी आप लोगों की परिमेय संख्या बनेगी ना। तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करते ये हो गया a²/b², ये √2 का अंडर हट के 2 बन गया, वजन गुणा करवा दिया तो ये बन गया 2b² बराबर a²। अब मैंने लिखा कि यदि b² 2 से विभाजित होता है, b² 2 से विभाजित होता है तो a² भी 2 से विभाजित होगा। मतलब b² के अंदर यदि संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो इस संख्या के अंदर भी 2 का भाग जाएगा।
फिर मैंने लिखा यदि b 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है तो a भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। फिर मैंने इस a के बराबर कोई एक पूर्णांक और ले लिया, a बराबर 2c, ऐसे ही कोई ले लिया a बराबर 2c, क्योंकि मुझे इस कंडीशन को फल करवाना है, इस वजह से ये ले लिया। अगर यहाँ पे √3 है तो आप लोग a बराबर 3 से ले लेना, ठीक है। तो a बराबर 2c वर्क किया तो a बराबर 4c स्क्वायर हो गया। तो इस a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर का जो मान है ये वाला, ये मैंने यहाँ टिकाया। तो मैंने लिखा, यहां से लिखा a स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये तो 2b तो ऐसा कैसा, और इस a स्क्वायर की जगह पे 4c स्क्वायर लिख दिया, इस 2 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर से वही कंडीशन लगाऊंगा कि यदि c स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जाएगा तो b स्क्वायर के अंदर भी आप लोगों का 2 का भाग जाएगा। फिर मैं लिखूंगा c के अंदर अगर 2 का भाग जाएगा, एक बार स्क्वायर के एक बार बिना स्क्वायर के, ठीक है। c के अंदर 2 का भाग जाएगा तो b के अंदर भी कितने का भाग जाएगा, 2 का, ठीक है। अब देखा a और b में एक के अलावा 2 गुणनखंड आ रहा है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, क्योंकि हम लोगों ने केवल इसके गुणनखंड एक ही माने थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। तो मैंने कहा तथा √2 सदैव एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। उम्मीद है कि आपको ये वाले प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगी, जो कि बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तथा कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट दोगे तो हमारे को मोटिवेट मिलता रहता है और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।